हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेजोड़ तरीके से आप कर रहे होंगे। क्योंकि जो ये समय है बहुत ही कठिन है आपके लिए। इस समय को आपको यूज करने की वजह से, क्योंकि इस समय में आपको पता चल रहा होगा कि मुझे पढ़ना क्या है, तो इसलिए आपको सही तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए सारा चीज़ें एक एक करके मैं बता ही रहा हूँ फिजिक्स में। बाकी सब्जेक्ट भी आप लगातार कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहिए। तो दोस्त, एक चीज मैं बता दूं, मैं इलाहाबाद सेट में पहला सेट 3 का 1 नंबर वाला क्वेश्चन करा दिया था। और आज जो बचा हुआ है इसमें 2 नंबर 3 नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है भाई। तो देखिएगा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चन 2-2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो सेक्शन बी वाला। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एवं धारतीय प्रतिघात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दिश धारा के लिए इनका मान बताइए। तो क्वेश्चन का एक तरीका है पूछने का, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें देखो, ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात। जो प्रेरण प्रतिघात होता है, मैं आपसे एक बात बता दूं, ये यहाँ ध्यान से सुनो। ये क्या है? कुंडली। कुंडली है। और ये क्या है? धारिता है। ये क्या होता है बाबू? एक्सएल। और ये क्या होता है? एक्ससी। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात और इसको बोलते हैं प्रेरकीय यानी धारतीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको? धारतीय प्रतिघात के नाम से जानते हैं। इन दोनों का डिफिनेशन बताना है, साथ ही साथ बताना है कि दिश धारा के लिए ये कैसे निर्भर करेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज दिया हुआ है, देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या लिखेंगे जी? प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक द्वारा, क्या नाम है जी? प्रेरक द्वारा धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं जी? उसे प्रेरण प्रतिघात के नाम से जानते हैं। प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो ये भैया तो थ्योरी हो गया। तो बोला क्या जी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक द्वारा धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रेरण प्रतिघात के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं जी? अर्थात अर्थात एक्सएल बराबर क्या होता है जी? ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा एल हो जाएगा। पहली बात हो गया, इसको लिख लिया। अब बात सुनो मेरी कि आप पढ़े हो बाबू मेरे, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है जी? 2 पाई एन या 2 पाई एफ। और एफ क्या जी? हमारा फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति दिया हुआ है। तो यहाँ से एक्सएल हो जाएगा 2 पाई एफ और ये हो जाएगा एल। ध्यान से सुनना। यहीं से एक चीज आप बताओगे, इसने बोल रहा है कि दिश धारा के लिए इनका मान क्या होगा। तो दिश धारा के लिए जो आवृत्ति होती है शून्य होती है, या फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ये भी एक्सएल भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अभी मैं उसको लास्ट में बता रहा हूँ। तो पहली बात ये लिख लोगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक द्वारा धारा में जो अवरोध उत्पन्न होता है उससे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सएल से डिनोट किया जाता है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल का वैल्यू होता है 2 पाई एफ होता है। एक्सएल बराबर 2 पाई एफ इंटू में एल। इतना लिख लो। इतना लिख लो तो मैं बताऊं धारतीय प्रतिघात क्या होता है भाई। इसके बाद इसको लिखना है, इसको नोट करिए। आप देखो, संधारित्र द्वारा, क्या लिखूंगा जी? संधारित्र द्वारा, संधारित्र द्वारा उत्पन्न अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। नाम ही है भैया, घात करता है, रोकने का काम करता है, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसे किसे लिखते हैं बाबू? इसे एक्ससी से लिखते हैं। इसे एक्ससी से प्रदर्शित, इसे एक्ससी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां ध्यान से सुनना भाई, एक्ससी होता है 1 का ओमेगा सी। देखना, एक्ससी होता है 1 का ओमेगा सी और ओमेगा की वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ और ये हो जाएगा सी। ये देख लो, ये देख लो मेरे भाई। अब यहां एक नोट पॉइंट आप जान लो हमसे। नोट पॉइंट क्या होता है भाई? कि जो आवृत्ति होती है दिश धारा के लिए,
एक मिनट। दिश धारा की आवृत्ति, दिश धारा जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट, डीसी, क्या बोलते हैं जी, डीसी। दिश धारा के लिए, दिश धारा के लिए आवृत्ति, आवृत्ति शून्य होती है। क्या होती है बाबू, आवृत्ति शून्य होती है। दिश धारा होगा, उसकी आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है। तो उस कंडीशन में दोनों देख लेना क्या लिखोगे। जब दिश धारा के लिए आवृत्ति शून्य होती है, तो बाबू एक चीज और बता दूं मैं आपको, एसी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवृत्ति कितना होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। तो एसी के लिए 50 हर्ट्ज होता है, और डीसी वो भी 50 हर्ट्ज इंडिया के लिए होता है। हर जगह अलग अलग होता है। अमेरिका की बात करोगे वहाँ जो एसी सोर्स है उनका लिए अलग है, अप्लायंस जो भी है। तो हमारे वहाँ कितना है, 50 हर्ट्ज है। यहाँ कितना है, ये डीसी के लिए कितना है, शून्य है। तो इसके बेस पर हमें बताना है, क्वेश्चन हमसे बोला है, ध्यान से सुन लो बाबू, कि दिश धारा के लिए इनका मान क्या होगा। तो दिश धारा के लिए मान देखो, दिश धारा के लिए मान मैं बता दूं। अब यहाँ थोड़ा सा आप देख लेना, ये भैया कुछ मेरे को ला गया, ये देख लो। दिश धारा एक होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और एक्सएल बराबर क्या था, 2 पाई एफ, ये एक्सएल हो जाएगा। फिर से यहाँ देख लो, एक्स सी बराबर क्या लाए हो, 1 अपन का ओमेगा सी, और ये हो जाएगा 1 अपन का 2 पाई एफ सी, ये हो गया हमारा एक्स सी। अब मैं क्या बोला हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या है जी, जीरो है, जीरो है। तो एक्सएल बराबर 2 पाई डीसी के लिए, किसके लिए जी, डीसी के लिए, डीसी के लिए बात करोगे 2 पाई, और क्या हो जाएगा, जीरो, और ये हो जाएगा एल। मतलब एक्सएल क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। और उसी प्रकार एक्स सी क्या हो जाएगा जी, 1/2 पाई इंटू में जीरो, और ये हो जाएगा सी। मतलब एक्स सी क्या हो जाएगा जी, इनफाइनाइट हो जाएगा। यही दोनों पूछा है। मतलब डीसी के लिए पूरा एक बार शुरू से सुन लो, लिखोगे क्या कि एक्सएल क्या है और एक्ससी क्या है। हमसे पूछा है किसी एसी सर्किट के लिए, किसी एसी सर्किट के लिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो भाई, 2 नंबर का है तो कम से कम 2 डेफिनेशन लिख लेना। एक लाइन वो बता देना है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक द्वारा धारा में जो अवरोध उत्पन्न पैदा होता है उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सेल से लिखते हैं, एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, एक्सेल बराबर 2 पाई एफ के साथ क्या है जी, एल है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देख लेना। दूसरा दिया है संधारित्र द्वारा उत्पन्न अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं, इसे एक्ससी से प्रदर्शित करते हैं। एक्ससी बराबर होता है 1 अपन का ओमेगा सी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 1/2 पाई एफ का सी दिया हुआ है। फिर नोट में दिश धारा के लिए आवृत्ति यानी कि यहाँ से जो एफ है उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वही ला के रख लेंगे, दोनों फार्मूला लिखा गया है। अब वही लिखोगे कि डीसी के लिए मतलब दिश धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात एक्सएल शून्य होगा, और धारितीय प्रतिघात एक्ससी क्या होगा, अनंत होगा। क्या लिख लोगे, अनंत होगा। यही एक लाइन में लिख लीजिए, आप वर्ड में लिख लीजिएगा, मैं मैथमेटिकली आपको यहाँ समझा दिया हूँ। ठीक है जी रसगुल्ला, हरि ओम। चलिए आगे चलिए। किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, इसके लिए देहली आवृत्ति का मान कितना होगा भाई। देहली आवृत्ति का मान हमसे पूछ रहा हुआ है, तो बहुत शानदार मेरिकल है। थोड़ा सा बस केयर करना भाई मेरे। दिया क्या है, देखो यहां से दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी पृष्ठ का कार्यफलन। कार्यफलन किस लिखते हैं बाबू, फाई से। फाई कितना दिया जी, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए मैं रखता हूं यहां से फाई इक्वल टू 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। इलेक्ट्रॉन के वैल्यू होते हैं 1.6 10 के पावर माइनस 19, और ये हो जाएगा जूल। और फाइनली हमारा फाई आ जाएगा 16×5 = 80, और 16 दूना 32 और 8 40। 10 एक अंक पे कितना, 2 अंक हो जाएगा 4.00 इंटू में 10 के पावर माइनस का 19 जूल आ जाएगा। कार्यफलन हो गया। कार्यफलन कई जगह डब्ल्यू से भी लिखता है, तो घबराने की बात नहीं है। फिर दिया है इसके लिए देहली आवृत्ति का मान कितना होगा। देहली आवृत्ति क्या पूछ रहा है जी हमसे, न्यू नॉट का मान क्या होगा। अब एक आता है प्लॉन्क कांस्टेंट। प्लॉन्क कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितना हो जी 6.62, ऐसे है 6.62 इंटू 10 के पावर माइनस का 34, ये होता है जूल के साथ सेकेंड। जूल के साथ क्या होता है जी, सेकेंड होता है। अब जैसे ही ये वैल्यू पता हो गया, ये प्लॉन्क कांस्टेंट, घबराने की बात नहीं है। आपका जो पेपर मिलेगा ना, तो अंतिम में सारा दिया वैल्यू वहां दिया रहेगा। प्लॉन्क जितने कांस्टेंट है वो सारे वैल्यू दिया होगा।
जैसे कि मेरे रसगुल्ला आप अभी प्री बोर्ड दिए होगे, उस प्री बोर्ड वाले पेपर को उठाना, देखना सारे कांस्टेंट की वैल्यू वहां लाके दिया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ नहीं दिया है, वहां से आपको देख के लिख लेना है प्लॉन्क कांस्टेंट होता क्या है। लेकिन ऐसे बच्चों को याद भी हो गया होगा 6.623 10 के पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड होता है प्लॉन्क कांस्टेंट। अब बात आती है कि मुझे न्यू नॉट का फार्मूला निकालेंगे कैसे मेरे भाई, तो देख लेना यहाँ से फाई बराबर क्या होता है जी, एच न्यू, और ये क्या है जी, दहली आवृत्ति है न्यू में नॉट। अब हमसे पूछा है न्यू में नॉट, ये बताना है न्यू में नॉट, न्यू नॉट बताना है, तो हो जाएगा फंक्शन और ये हो जाएगा नीचे। अब देखो ला के वैल्यू पुट कर लो, कितना आया जी 4.00 10 के पावर माइनस का, एक मिनट भैया मेरे, 10 का पावर माइनस में 19, और देखो ये है जूल, हो गया जी। अब देखो नीचे क्या दिया जी, प्लॉन्क कांस्टेंट 6.10 के पावर माइनस का 34, और यह है जूल सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो न्यू दिल्ली आवृत्ति का मात्रक होता है पर सेकेंड बोल सकते हो, हार्ट बोल सकते हो, यानी देखो जूल से जूल कटेगा, सेकेंड बचेगा, 1 का सेकेंड बोलो या उसको हार्ट बोलो, एस जेड से लिखा जाता है। तो ये मेरा हो गया न्यू नॉट इक्वल टू, बात आती है इसको 6 से भाग करेंगे, इधर वाला भूल जाओ, ऊपर दिया है 40, 4 है 6, 4 में 6 से भाग करोगे दशमलव दोगे तो 0 दशमलव क्या आएगा जी, 40 छछा के 36, 36 यानी कि 6 पॉइंट उतना ही आ जाएगा, 06 इंटू में 10 के पावर माइनस का 19, माइनस में 34 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी 10 के पावर प्लस में 34 हो जाएगा। बाकी कहानी कोई दिक्कत नहीं है, ये न्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 6.06 इंटू में 10 के पावर, देखो ए है 34, ए है 19, ए है 34, ए है क्या दिया 19 दिया हुआ है, तो निकाल लेना मेरा भाई, 4 4 में से 9 जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा जी 5, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1, 15 हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ आंसर गलत दिया है बाबू, 13 दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ 15 हर्ट्ज होगा, सामने है। 1 मिनट भैया मेरे, 1 मिनट, ये देख लो, ये 0.0606 इतना हॉट हो जाएगा। 14 करने का मन है तो ये मैं यहाँ से बता दूं, आपको लिख सकते हो न्यू नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 6.06 इंटू में 10 की पावर, एक दशमलव उधर भागेगा, एक घट जाएगा 10 की पावर 14 हर्ट्ज, तब हो जाएगा 14, 6.0 कर लोगे तब, ठीक है। तो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा नहीं है, एक ठो भाग करना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, न्यू नॉट बताना है, एच दिया हुआ भी, एच दिया रहेगा, सीधे ला के भाग कर लेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 नंबर देखे जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है, 2 नंबर ये फ्री का है रसगुल्ला मेरे, तो छोड़िएगा नहीं, ये 2 नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देखो भाई इस तरह का क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, पिछले वाले सेट में भी आया था, इस वाले में सेट में आएगा, तो आपके बोर्ड की दृष्टि से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अनुपात वाला बोला है, 2 तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात, बाबू आप पढ़े होगे व्यतिकरण, जब व्यतिकरण चैप्टर पढ़े होगे तो उनके तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ भाई, दिया है, क्या दिया जी, 2 तरंगे हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है, कितना जी 9:1 दिया हुआ है, 9:1 दिया है, यहां ध्यान से सुन लीजिएगा, 9:1। एक मिनट, टेक्निकल इशू, देखो भाई थोड़ी सी टेक्निकल इशू, आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है जी। हाँ स्टार्ट हो गया है, दिया हुआ है 2 तरंगे जिनकी तीव्रताओं में अनुपात दिया हुआ है 9:1, व्यतिकरण उत्पन्न कर रहा है, मतलब व्यतिकरण हो रहा है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, हमसे पूछ के आ रहा है जी, अधिकतम अपान में न्यूनतम यानी कि मिनिमम का रेशियो क्या होगा, ये दिया हुआ है भाई। हम लोग पढ़े हुए हैं आई बराबर के ए स्क्वायर, पढ़े ना, जब रेशियो लेते हैं तो खत्म होता है, कट जाता है भाई, यहाँ ध्यान से सुनना, हम क्या मानते हैं जी, I1 बराबर ए स्क्वायर और I2 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब मैं कहूंगा इस I1 अपान कर लेंगे I2, क्या हो जाएगा जी ए स्क्वायर अपान का बी स्क्वायर, सेम ऐसे सॉल्व किए थे, I1 अपान I2। अब यहां से क्या कर लोगे जी, यह I1 पहले इसको लिख रहे हैं, ए पे 2 बी पे 2, मैं इकट्ठे लिख सकता हूं ए अपान बी का होल स्क्वायर, इधर क्या है जी I1 अपान का I2, ठीक है जी, ए अपान बी का होल स्क्वायर हो जाएगा I1 अपान का I2। अब मैं लिखने चल रहा हूं
ए अपान बी क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट में आई वन अपान का आई टू। आई वन अपान का आई टू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ दिया भाई, 9:1। मिल तो क्या भाई, ए अपान बी इक्वल टू, ये दिया हुआ है 9 अपान का 1। 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल निकालोगे 3 निकलेगा, 1 का 1 होता है, तो ए अपान में बी इक्वल टू 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ए यहाँ जाएगा ए वन जा ए इक्वल टू, ए यहाँ जाएगा 3b, ए बराबर क्या हो जाएगा जी 3b, ए बराबर 3b। बस कहानी खत्म है। अब फार्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए, ए निकालना था या बी नहीं, पिछली बार भी बी का निकला था, यहाँ ए निकलेगा, दिक्कत कुछ भी नहीं है। एक ही फार्मूले को बार बार मैं यूज किया हूँ हर जगह। एक बार तो भाई जो ओ नहीं देखे होंगे यहाँ देख लिए होंगे इस सेट में, तो उस वाले सेट को भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सारा सेट आपको दे दिया गया है पीडीएफ के रूप में आपके एम सॉल्यूशन ऐप पर। ठीक है भाई मेरे रसगुल्ला, तो देखना आई मैक्सिमम आई मिनिमम, आई अधिकतम बटे में आई न्यूनतम। देखिए मिनिमम होता क्या है जी, होता क्या है, अंडर रूट में ये था a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, यहाँ a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। हमने क्या बोला जी, मैक्सिमम होगा तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ a और b माने हो ना, एक मिनट भैया, जब a और b माने हो तो a1 a2 नहीं, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ मैं ए भी माना हूँ, a1 a2 मानता तो a1 प्लस a2 हो जाता, a1 माइनस a2 हो जाता, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस कहानी खत्म मेरे भाई। a की वैल्यू दिया है 3b, तो 3b प्लस का b नीचे हो जाएगा, ए हो जाएगा ऊपर होल स्क्वायर, a माइनस बी, ए के जगह पर कितना रखोगे जी 3b माइनस का b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 3b एक भी हो जाएगा 4b, 4b नीचे हो जाएगा, 3b में से एक भी गया 2b और ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। काट लेना, b से कटा b, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि मेरा आ गया ऊपर क्या है 2, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4:1, वही आंसर आया हुआ है। 2 नंबर बाबू पक्का कर लो, आपको ये क्वेश्चन कंफर्म है भाई, किसी न किसी सेट में यह क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है भाई, कंफर्म आज ही लिख डालो, इस टाइप के क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। ठीक है जी, चलो ये हो गया भाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, न्यूमेरिकल आपका नंबर कटने नहीं देता है कहीं से भी, समय कम लगता है, ज्यादा लिखना भी नहीं होता है, टू द पॉइंट काम कर लो और सॉल्व कर लो, 2 नंबर देके चला जाएगा प्यार से भाई। ठीक है, एक चालक के पदार्थ के विद्युत चालकता मतलब क्या होता है जी, सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको जी, सिग्मा की गणना करिए जिसकी लंबाई 3 मीटर है, परिक्षेत्र क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध दिया हुआ है। कोई चालक है भाई, कोई चालक तार है, कोई चालक तार है, इसकी विद्युत चालकता बताना है। अब देखो इसका रेजिस्टेंस को दिया होगा, परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया है जी 3 मीटर दिया हुआ है, प्रतिरोध आर कितना दिया जी 2 ओम दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब ध्यान से सुन लो, जो जो दिया है लिख डालो, जो जो दिया है लिख डालो मेरे रसगुल्ला। अब देखना क्या होगा, दिया है कोई चालक के पदार्थ का विद्युत चालकता बताना है जिसकी लंबाई यानी कि यल कितना दिया है जी 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर। फिर परिच्छेद का क्षेत्रफल ए दिया हुआ है, कितना दिया है 0.02 मिलीमीटर का स्क्वायर, बोले तो मिलीमीटर, तो भैया मिलीमीटर 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मतलब 1 मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 से भाग करते हैं, और वही 1000 को भाग कर लो तो क्या होता है, जैसे मान लो 1/1000 से भाग हुआ, इसी को मैं लिखता हूँ ए हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, ऊपर जाता है 10⁻³ समझ में आ गया, वही बताने चल रहा हूँ। तो एरिया लिख लूंगा मैं 0.02, 1 मिलीमीटर में होगा 10⁻³ मीटर, और ये क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा, एरिया मिल जाएगा 0.02 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। एरिया हमें मीटर में मिल चुका है, बस यही कन्वर्जन था, बाकी तो सीधे सीधे फार्मूला में पुट करना है भाई मेरे। तो ये एरिया निकल गया, और क्या दिया हुआ प्रतिरोध दिया हुआ है, आर दिया है कितना ओम 2 ओम दिया हुआ है। चालकता पूछ रहा है हमसे, विद्युत चालकता हमसे क्या पूछ रहा है, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब बात आती है कि सिग्मा का फार्मूला पता होना चाहिए भाई। सिग्मा का फार्मूला, सिग्मा होता है 1/रो, सिग्मा क्या होता है जी
वन अपान का रो। रो क्या जी, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से इसको जानते हैं या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। तो ई निकल जाएगा तो ई निकल जाएगा, उसी का उल्टा होता है। तो ध्यान से सुनना, आपको मैं एक फार्मूला कराया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर इज इक्वल टू रो एल अपान का ए। याद कुछ आया कि नहीं आया भाई मेरे? तो यहां से देखना, यहां से मैं क्या करूंगा, अभी रो का मान निकालूंगा। इस रो का निकालना है, रो को छोड़ दो, ध्यान से सुनना। रो को निकालना है, इसको यहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा आर इंटू में ए। यल से यहां मल्टीप्लाई हुआ है, यहां हो जाएगा भाग, अपान में क्या हो जाएगा यल। तो रो इक्वल टू आर ए अपान का हो जाएगा यल भाई मेरे। तो अब क्या करूंगा, इस रो की वैल्यू लाके यहां रखूंगा। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपान हो जाएगा, और ये रो क्या हो जाएगा, आर ए अपान का यल। आर ए अपान का यल। कुछ बात नहीं भाई, घबराने की बात नहीं है। यल जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा आर इंटू ए, यानी कि ए हमारा फार्मूला हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू यल अपान का आर ए। एल आर ए, लारा, लारा सुने हो ना, लारा क्रिकेटर था भाई। अब यहाँ ध्यान से सुन लेना, जो जो दिया है, सिग्मा निकालना था तो 1 अपान रो होता है। रो कहाँ निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। आर बराबर रो है एल अपान का ये। रो बताना है, इसको यहाँ भेज देंगे मल्टीप्लाई, इसको नीचे भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही ये रो निकल गया, लाके यहाँ पुट कर लिया, आर ए अपान का यल। आर ए अपान का यल है, अभी यल जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा आर ए। सारा का सारा वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, सब लाके आप आराम से रख लो। अब देखो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, यल कितना दिया है जी, 3 मीटर, 3 मीटर। आर कितना दिया भाई, आर आर 2 ओम दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 ओम। और क्या जी, एरिया कितना दिया, 0.02 इंटू 10 के पावर हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब 3 में भाग करना है, ध्यान से सुनना। यहां तक लिख लिया हो ना, थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूं आपको बताने के लिए। अब यहां ध्यान से सुनना, यहां से सिग्मा इक्वल टू ये 3 है, 3 है, नीचे क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा गुणे। इस दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, 2 बट्टे में दशमलव को क्या मानते हैं, एक। कितना अंक है, एक अंक, 2 अंक, 2 बट्टे में 100, 10 के पावर माइनस 6 है, दिख रहा है। इसको ऊपर भेज देंगे, हो जाएगा 10 के पावर हो जाएगा प्लस में 6। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना, सिग्मा इक्वल टू ई रहा 3, आई 2 दूना में हो जाएगा 4, 100 चला जाएगा ऊपर, 100 गुणे 10 की पावर 6। अब ध्यान से सुनना, यहां से सिग्मा इक्वल टू 3/4, 3 में 4 से भाग कर लो, 3 में से 4 यहां लिख दे रहे हैं, यहां आपको रफ कर दे रहे हैं। 3 में 4 से भाग करोगे, 0.4 सत्ते 28, 2 बचेगा 20, 4 0.75। यहां से आप इधर आ जाइएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 0.75 इंटू 10 की पावर, देख लो 100 है, क्या लिखोगे जी, 2 पावर 2, अब बगलिया में 10 की पावर 6, ये हो जाएगा 0.75 इंटू 10 की पावर 8, और फाइनली मिल जाएगा। इतना भी लिख सकते हो, या मैं लिखूंगा 7.5। जब दशमलव इधर भगता है तो घट जाएगा, 7.5 इंटू 10 की पावर 7। ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा भाई मेरे, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। अच्छा, इसका यूनिट इसका यूनिट क्या होगा जी, यहाँ देखो, इसका पता है ना ओम मीटर, इसका पता है ओम मीटर, इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ए भाई, इसका होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या लिखते हैं इसी को साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर लिखते हैं। तो साइमन पर मीटर लिखो या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जो आपको आए आप लिख करके, ठीक है। या तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या तो साइमन पर मीटर, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ऐसे साइमन पर मीटर लिख लो या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, दोनों में से कोई एक इसका मात्रक होता है। थोड़ा फिर से एक बार बता दूं मैं भाई, छुट्टा किलो शर्मा तो है, बता दें हम, आ जाओ भाई, देख लो, देख लो, एक चालक तार दिया है, मैंने चालक तार को बना दिया है, उसमें चालकता पूछा हुआ है, जो जो दिया है वो मैंने लिख दिया हूँ। बस एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में दिया था, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया 10 के पावर -3 से गुणा करके। आर दिया हुआ है, सिग्मा बताना है, सिग्मा होता है 1 अपान का रो। रो कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला से, आर इक्वल टू रो एल अपान का ये, रो निकालेंगे उधर जाएगा आर ए अपान का एल हो जाएगा। जैसे ही रो निकलेगा लाके यहाँ पुट कर लिया, एल चला जाएगा ऊपर, देखो यहाँ से क्या है, ऐसे है, एल गया है ऊपर, एल अपान का आर ए, ये फार्मूला हो गया। देखो यहाँ से कैसे करोगे जी,
अगर मात्रक निकालना होगा तो यहीं से समझ सकते हो। एल का होगा मीटर, आर का होगा ओम और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा, 1 का ओम मीटर हो जाएगा। इसी को ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखते हैं, या इसी को साइमन पर मीटर लिखते हैं। तो घबराने की बात नहीं भाई, आप जैसे चाहो उसे लिख सकते हो। सारा वैल्यू लाके पुट कर लिया हूँ, बहुत आसान कैलकुलेशन था। 0.75 था तो 7.5 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आ गया है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीच में रखा जाता है, तब लेंस का क्षमता ज्ञात करिए। हमसे लेंस की क्षमता हमसे पूछ रहा है। बोले एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, ऐसे ये पूरा कितना है जी, 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीचों बीच रखते हैं। लेंस को ठीक बीचों बीच रखेंगे, मतलब यहां से ये हो जाएगा 20 और ये भी कितना हो जाएगा 20, आधे आध में हम इसको लाके रख दिए हैं। तो लेंस बीच बीच रखा जाता, तब लेंस की क्षमता यानी कि पी हमसे पूछ रहा है। भैया यहां से यहां तक है यू हो जाएगा वस्तु, और यहाँ इमेज बन जाएगा हमारा, ये हमारा इमेज है, क्या है जी, प्रतिबिंब है, और यहाँ क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। तो यहां से देख लो क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। यहां से क्या क्या दिया हुआ है, यू हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, इमेज भी कितना हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर, एफ निकालेंगे क्या हो जाएगा। लेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/का यू। जैसे दिया हुआ है एफ निकाल लो, 1/का एफ इक्वल टू भी कितना दिया है 20 माइनस यू कितना दिया जी माइनस का 20 दिया हुआ है, ला के रख लो 1/का एफ इक्वल टू 1/का 20, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/का 20, 1/का एफ इक्वल टू एक एक हो जाएगा 2/20, काट लेना 10 बढ़ जाएगा, 1/का एफ हो जाएगा 1/10, यानी फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर। पावर पूछा है मेरे भाई, तो पावर पी इक्वल टू क्या होता है, पावर P इक्वल टू होता है 1/का एफ, एफ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर यही सेंटीमीटर में दे दिए, जब सेंटीमीटर, तो P इक्वल टू क्या होता है जी, 100 से गुणा कर लेंगे, 100/f होता है, ला के रख लेते हैं भाई, P इक्वल टू 100, एफ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, कट जाएगा, हमारा पावर आ जाएगा 10 डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता होगी वो कितना डायोप्टर हो जाएगा जी, 10 डायोप्टर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा भाई। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा 2 नंबर खत्म हो गया क्या, चारों क्वेश्चन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। आज इत्मीनान से कर लीजिएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है लाइट से, ये लाइट का 3 नंबर का क्वेश्चन भाई। देखिए एक बार समझ लीजिए, बोला है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को इनके ठीक बीचों बीच में रखा जाता है। मतलब जो भी वस्तु है इसका इमेज इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, यहां से यहां तक पूरा कितना हुआ मेरे 40 सेंटीमीटर की दूरी दिया हुआ है। कह रहा है कि एक जो लेंस है भाई, इसको ठीक बीचों बीच में रखते हैं, मतलब कहाँ रखते हैं 20 सेंटीमीटर, 40 का आधा कर लोगे 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ ठीक रखोगे तो आधा इधर कितना हो जाएगा, ये भी 20 ये भी 20। तो इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, ये होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु यू कितना हो जाएगा जी माइनस में 20 सेंटीमीटर, और इमेज प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, ये प्लस में, जब इधर जाएगा तो यहाँ से इधर प्लस, यहाँ से इधर होता है माइनस, भी हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। और बताना होगा पहले फोकस, फोकल लेंथ निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा, शक्ति निकल जाएगी। ठीक है जी, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/q, वही फार्मूला लगा है, नया कुछ लगा नहीं है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u कितना माइनस में 20, माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ प्लस, 1/20 1/20, एक एक हो जाएगा 2/20 काटेंगे 1/10, एफ आ जाएगा 1/f 1/10, एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ चला जाएगा, एफ वन जाए एफ, यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मेरा निकल गया है। जैसे ही फोकल लेंथ निकल जाएगा, अब पावर P इक्वल टू होता है 1/f मीटर में, लेकिन सेंटीमीटर में दे देना क्या होगा 100/f होता है भाई। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो ऊपर 100 से गुणा कर लेना, तो ये दिया है सेंटीमीटर में, लिख लेंगे 100/10, एक 0 से 0 कट जाएगा, सीधे आ जाएगा 10 डायोप्टर। ठीक है जी, सीधे हो जाएगा 10 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। समय का अभाव है, दूसरी क्लास है, चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी के साथ शानदार वीडियो के साथ। और इसमें जितने क्वेश्चन बने हुए हैं वो मैं सारा सारा कराऊंगा, थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रही है, तो इसमें का जो क्वेश्चन बचा हुआ कल उसको हम लोग फाइनल कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, इतना आप जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा ही करिए लेकिन छोड़ नागा मत करिए, उसको कर लीजिएगा।
कहने का मतलब ये है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, फिर से आप ऐप से क्वेश्चन देख के एक बार ट्राई करिएगा। 3 सेट दिया हूँ, तीनों सेट एक बार जरूर सॉल्व करके जाइएगा। बार बार आपसे निवेदन है कि बिना सॉल्व किए मत जाइएगा। वो तीनों के तीनों सेट आप एग्जाम से पहले, मैं तो खत्म कर दिया, लास्ट से चल रहा है भाई, इतनी का बचा हुआ है, लेकिन आप क्या करेंगे, उस पेपर को लेंगे, 3 घंटा बैठेंगे, देखिए फटाफट लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। एक दिन बैठो, तीनों सेट का न्यूमेरिकल कर डालो 3 घंटे के अंदर। तो न्यूमेरिकल देख लो भाई, थियरी वाला कितनी बैठे कर लो, 1-2 दिन का समय लो, तीनों सेट कर डालो, क्योंकि समय नहीं बचा हुआ। ठीक है, बाकी आगे आपकी जो तमन्नाएं थी कि आप चाह रहे थे, क्या चीज आप क्या चाह रहे थे भाई मेरे अंसाल, वो लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।